प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उषा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास जो चल रहा है हिंदी का सेशन, उसमें मानव विकास में आनुवांशिकता का महत्व है और ये है हमारा लेक्चर 6। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो बाल विकास है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो वंशानुगत कारक हैं, शारीरिक कारक, बुद्धि, इमोशनल फैक्टर्स, सामाजिक फैक्टर्स इत्यादि जो होते हैं उनसे क्या होता है, हमारा बाल विकास प्रभावित होता है और ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे क्या कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, वातावरण, अन्य फैक्टर्स भी जो हैं ये बाय फैक्टर हैं और ये भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आपको बताएंगे कि वंशानुक्रम का स्वरूप तथा अवधारणा कि जो आप पढ़ रहे हो ना कि आखिर हेरिडिटी क्या है, क्या इसका कंसेप्ट है, ये बाल विकास को कितना प्रभावित करती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि जो आपका इनहेरिटेंस फैक्टर है, जो आपकी हेरिडिटी है वो क्या है। तो जो हेरिडिटी है एक्चुअली क्या है कि वो जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है ना, तो जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर यदि आप सेल का स्ट्रक्चर देखो तो सेल के अंदर सेंट्रल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और हम गुणसूत्र में यदि हम देखें तो उनमें मोती की समान रचनाएं लगी होती हैं जिनको जीन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जीन्स ही होते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। साइंटिस्ट है एक मॉन्टेग्यू और शीलफेल्ड, जिन्होंने बताया है कि प्रत्येक जो आपका क्रोमोसोम्स है उसमें 3000 जीन्स पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का नाम मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, मॉन्टेग्यू एंड शीलफेल्ड। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें 3000 जीन्स पाए जाते हैं। और क्या होता है, जो आनुवांशिकता के इन वाहकों का संवाहन गर्भाधान के समय संतति में होता है। ठीक है, और होता क्या है कि जैसे कि जो फीटस बन रहा है, ठीक है, माँ के गर्भ में जो जाइगोट बन रहा है, ठीक है, और जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जब बनता है, जब हम जैसे कोई भी मेल और फीमेल का जब फ्यूज़न होता है उसके बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस जाइगोट के निर्माण में ही क्या होता है, जो जीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं और इन्हीं जीन्स में क्या होता है, व्यक्ति की योग्यताएं और गुण निहित होते हैं। वंशानुक्रम की अवधारणा को समझने के लिए बच्चों डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में ट्रांसमिट होना ही क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। रूथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। आगे जो पी जिसवर्ल्ड हैं वो कहते हैं कि प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना है। H.G. पैटरसन क्या कहते हैं, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित हैं जो व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ भी नहीं, यानी कि जन्म के समय से नहीं बल्कि गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित ही हो जाती है वंशानुक्रम की प्रोसेस। B.N. झा क्या कहते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है और जीव शास्त्रियों के अनुसार जो एग है, एग में संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही क्या है, आनुवांशिकता है। सभी परिभाषाएं से ये स्पष्ट होता है कि जो आपका वंशानुक्रम है पूर्वजों या माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले गुणों का ट्रांसमिशन है। प्रत्येक प्राणी अपनी जाति विशेषताओं के आधार पर शारीरिक मानसिक गुणों का स्थानांतरण क्या करते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग्स में करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे आनुवांशिकता का स्वरूप और उसकी अवधारणा
यानी कि मॉडल एंड कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होने की क्रिया को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम अपने पेरेंट्स से जो करेक्टर्स हमारे में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनहेरेंट करेक्टर्स कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होने की जो मेथड्स हैं और जो रीजन्स हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि भाई ये चीज़ ये जो है चली आ रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम एक स्थिर सामाजिक संरचना कह सकते हैं। एक व्यक्ति के आनुवांशिक क्रम में वे सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको अपने माता पिता अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो जाइगोट होता है उसमें जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे प्राप्त जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो जीन्स हैं वो निहित होते हैं। इसलिए हम अपने पेरेंट्स के बॉडी स्ट्रक्चर या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी कैपेबिलिटीज़ को हम अपने में देख सकते हैं। आनुवांशिक जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान, ठीक है, डिज़ाइन का होना है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को आगे की जो प्रोजेनी है उसमें ट्रांसमिट करते हैं। आगे हम बता दें आपको, आनुवांशिकता का जो मूलाधार है वो सेल है। ठीक है, जिस प्रकार से एक एक ईंट को हम जोड़कर या चुनकर इमारत बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेल्स के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ धारण के समय माँ का एग और जो फादर का स्पर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उनके फ्यूज़न से क्या होता है? एक नए जाइगोट की रचना होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके सेल्स हैं, सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है? हम लोग चूँकि होमोसेपियंस हैं, मानव हैं, तो हम लोगों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स का यदि हम पेयर करें तो वो क्या होते हैं? 23 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पेयर में क्या होता है कि एक पेयर माता से आता है और दूसरा पेयर कहाँ से आता है? पिता से आता है। ठीक है, तो दोनों फिर एक एक मिलके फिर क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो प्रत्येक क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, और ये जीन्स ही क्या होते हैं? क्योंकि आधे माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं, इसलिए क्या होते हैं कि जो आगे संततियाँ जो डेवलप होने जा रही है उसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स क्या होते हैं? निहित होते हैं। आगे हम आपको बता दें प्यारे बच्चों कि जो शारीरिक लक्षणों के जो वाहक हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कैरेक्टर, हम गोरे हैं, हमारे बाल घुंघराले हैं, ठीक है, हमारी आइज़ जो हैं वो लोजेंजी आइज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ढेरों। ठीक है, तो उसमें जो कैरेक्टर्स को ले जाने वाला हमने आपको बताया वो कौन होता है? जो वाहक होता है वो जीन्स होता है। और जीन्स भी प्यारे बच्चों दो तरह के होते हैं, मतलब ये भी पेयरिंग में होते हैं। इसमें एक जीन्स जो होता है मतलब पेयर में होते हैं, और दोनों जो पेयर होते हैं वो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, या उनमें से एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट हो सकता है। यह एक ज्ञात सत्य है कि प्रत्येक की किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला के रंगों को पहचानने की, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस या किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? जीन्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक दादी और माँ स्वयं क्या होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त हुए बिना किसी मेल शिशु को यह कैरेक्टर क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह प्रकृति जो है वो प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में क्या होती है? ये रिसेसिव होती है, इसलिए उनमें क्या होती है? उनमें अपरेंट नहीं होती, ना ही वो इस रोग से ग्रसित होते हैं। आगे हम आपको बता दें कि जीन्स जैसे हमने बताया पहले कि जोड़ों में होते हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों डोमिनेंट जीन होंगे तो उस व्यक्ति में वह लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। ठीक है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो यदि दोनों जीन्स कैसे हैं? डोमिनेंट हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस की क्या होगी? एपरेंसी होगी, मतलब वो करेक्टर क्या होगा? दिखाई देगा। यदि एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा।
आगे हम बता दें आपको, जो रिसेसिव जीन्स हैं वो आगे क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं और अगली जनरेशन में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन्स ही क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जो लक्षण दिखाई देते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं, फिनोटाइप्स कहते हैं। जैसे आँखों का रंग है, बालों का रंग है, ठीक है, तो जो हमें दिखाई दे रहा है उसको फिनोटाइप्स कहते हैं। रिसेसिव करेक्टर्स जो होते हैं वो दिखाई तो नहीं देते जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन्स के साथ जोड़े नहीं बना लेते। जो विलक्षण कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए आनुवांशिक रूप से प्रतिगामी जीन्सों के रूप में आगे संचरित होते रहते हैं और वो प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि आखिर इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस पर हमारी आनुवांशिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि आखिर बुद्धि क्या है, तो बुद्धि हमारी सीखने की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है और हमारी डिसीजन मेकिंग को परिभाषित करने के लिए हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जिस बालक में जितनी अधिक बुद्धि होगी वो उतना ही अधिक उसका मानसिक विकास तीव्र होगा और उतनी ही अच्छी तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। गोडार्ड का क्या मत है, गोडार्ड कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मंदबुद्धि माता पिता हैं तो उनकी संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में क्या होते हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं। ठीक है, बालक में किस प्रकार के इमोशंस का विकास हो रहा है, ठीक है, ये बात भी क्या होती है, उस पर उसके जो बालक में किस प्रकार के इमोशंस का किस रूप में विकास होगा या उसके मानसिक, सामाजिक, नैतिक और शारीरिक और भाषा संबंधी विकास पर पूरी तरह निर्भर करता है। यदि बालक क्रोधी है या बालक के अंदर भय समाया हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उसके फैक्टर्स हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि यदि जो बालक है इमोशनल रूप से यदि वो असंतुलित बालक है, पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इससे भी क्या होता है, उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि बुद्धि की जो श्रेष्ठता है वो प्रजाति के कारण भी होती है। जैसे कि मानव जाति जो है वो बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अच्छा, इनहेरिटेंस का क्या होता है, व्यक्ति के कैरेक्टर्स पर भी प्रभाव पड़ता है। डगडेल क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक ने अपने रहने दे के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। आगे देखिए क्या है कि व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जो डगडेल साइंटिस्ट थे उन्होंने 1970 में ज्यूक नामक व्यक्ति के प्रोजेनी की स्टडी की और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको ये पढ़ाया कि इनहेरिटेंस का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, और हम वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि आपने यदि हमसे समझ लिया है तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको लिख लेंगे। ठीक है, और बाकी का आपको टेक्स्ट भी पढ़ना है क्योंकि टेक्स्ट आपके पास हर समय रहता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट की हमने एक बुक भी इशू की है, वो टेक्स्ट बुक है इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, दोनों में ही आपको मिल जाएगी, तो आप हमसे इस टेक्स्ट बुक को ले सकते हैं। और यदि आपको टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है या आपके पास आने में समय लग रहा है, तब तक आप क्या कर सकते हैं कि हमारी ई बुक से आप स्टडी कर सकते हैं। तो हमारी BLED.in की साइट पर ई बुक है। ई बुक में आप चाइल्ड डेवलपमेंट के नोट्स और उनकी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स भी हैं, टेक्स्ट भी है। ठीक है, रिटन बाय राधिका अग्रवाल एंड उषा अग्रवाल, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। आगे बच्चों, हम आपको बता दें कि आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा। इसके लिए आपको सिर्फ 3 काम करने होते हैं। आपको लाइक करना होता है, शेयर और सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी के बच्चे लाइक और शेयर करें। और यदि इफ़ यू ऑल हैव एनी प्रॉब्लम सो यू प्लीज़ से टू इन मैसेंजर बॉक्स और चैट टू मी एंड ऑल्सो विजिट माई साइट BLED.in। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और लगातार हमारे लेक्चर लेते रहिए। ओके बेटा, बाय।